नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज जो है वो सुबह सुबह से बिहार के पटना के गांधी मैदान में जो है वो कई बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा था, क्योंकि वहां पर हो रहा था बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह। बड़े ही विस्तृत ढंग से जो है इस शपथ ग्रहण समारोह को किया गया। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो सब मंच पर उपस्थित थे। और इस बीच में लगभग जो है वो लोग, जितने भी मंत्री लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर शपथ ली। तो और इसमें सबसे नया चेहरा जिसके ऊपर कल से ही कयास लगाए जा रहे थे, निशांत कुमार को लेकर के, जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनके शपथ ग्रहण को लेकर के एक बात चल रही थी कि क्या वो शपथ ग्रहण में आएंगे या फिर केवल वो दर्शनार्थी बन करके आएंगे। लेकिन जब पहले ही खेमे में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया तो ये शंका, ये जो कयास बाजी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई। अब बात आती है कि अब जो नया मंत्रिमंडल, इसमें कुछ नाम जो हैं वो एडिट हुए हैं, कुछ पुराने नाम हैं। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम बाबू सुमन जी, साथ में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, साथ में उपस्थित हैं चंदन कुमार जो कि आरजेडी के नेता हैं, अमिताभ जी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। पत्रकार से ही बात शुरू करते हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम बाबू सुमन जी से जानते हैं कि ये जो नया मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है, ये कैसा असर लाएगा? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री के बदलने के बाद मंत्रिमंडल का गठन रुका हुआ था। बंगाल चुनाव के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें जदयू ने भी अपने कुछ चेहरों को बदला है और भाजपा ने भी अपने कुछ चेहरों को बदला है। हम और लोजपा और रालोमो के जो पुराने मंत्री थे उनको ही रिपीट किया गया है। इस नए मंत्रिमंडल में जो है विशेषता यह है कि इस बार निशांत कुमार को जो है जदयू के कोटे से मंत्री बनाया गया है। वे किसी सदन के अभी सदस्य नहीं हैं। मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं सदस्यता लेनी पड़ेगी, या तो विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। और इस मंत्रिमंडल की विशेषता खासकर यह है कि इस बार बिहार में 9 सवर्ण, 7 ओबीसी और 7 ईबीसी, और तो जातीय समीकरण का गणित बहुत सही बैठाया गया। जातीय समीकरण इस बार को दुरुस्त किया गया है। जो पिछली बार से अधिक लोगों को मौका मिला है, अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व करने का दिया गया है। तो एक तरह से ये अच्छी कवायद है और उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छी ढंग से चलेगी। ठीक है, हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, उनसे जानते हैं कि ये नए मंत्रिमंडल विस्तार पर इनकी क्या टिप्पणी? देखिए, नए मंत्रिमंडल में जो मुख्य रूप से चर्चा भी हो रही थी, निशांत कुमार का आना एक चौंकाने वाला ये है, इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि अभी निशांत कुमार बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार को निकट से जानेंगे, लोगों से उनकी बातचीत होगी और उसके बाद लंबे समय के बाद फिर जब मौका मिलेगा तो वो मंत्री पद या डिप्टी सीएम के रूप में आएंगे। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और उनके पुत्र से ज़्यादा बेचैनी जदयू के उन लीडरान को है जिनकी जदयू पर पकड़ नहीं है। जदयू पर पकड़ का मतलब ये हुआ कि जदयू जिस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें लौकुश कॉम्बिनेशन है, कुशवाहा है, कुर्मी है और धानुक हैं और अति पिछड़े समाज के लोग हैं। मुस्लिमों के प्रति भी जदयू का अपना एक अलग दृष्टिकोण रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं, मैं नाम नहीं उन लोगों का लेना चाहता हूं, या नाम भी लिया जा सकता है, कि जो लोग अभी जदयू को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर हम निशांत कुमार को नहीं लाएंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक पार्टी नहीं चल पाएगी। इसलिए इन लोगों ने दबाव बनाया है नीतीश कुमार पर, इन लोगों ने दबाव बनाया है निशांत कुमार पर, और इस दबाव के अंतर्गत, और यही नहीं दबाव बनाया है, अगर आप आज अपने शपथ ग्रहण देखा होगा तो आपने देखा होगा कि लगातार निशांत कुमार को कुछ समझाया जा रहा था। यानी उनको बताया जा रहा था कि आपको शायद बताया जा रहा होगा कि आपको इस तरह से पढ़ना है, उसको इस तरह से करना है। हालांकि वो इंजीनियर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग लगातार लगे हुए हैं। उसी तरह से आपने एक और चीज़ मार्क किया होगा कि मुख्यमंत्री के साथ भी कुछ लोग लगे हुए थे एकदम, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी लगे हुए थे। और नहीं, वो लोग नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ज़्यादा
ज़्यादा मिलें, बल्कि उनको ज़्यादा लोग चाह रहे थे कि वो कुर्सी पर जाके इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। तो इस तरह से एक जो इस मंत्रिमंडल में मैं एक बात देखता हूँ कि जो ये शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी सब मिला के मैंने अभी गिनती किया है तो 7 लोग इस मंत्रिमंडल में पासवान जाति से, धोबी समाज से, उसके बाद से रविदास समाज से, माझी समाज से, ये जो है सो 7 लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। ठीक है। चंदन यादव जी, आरजेडी के नेता हैं आप, और आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर क्या कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के बनने पर तो आरजेडी की तरफ से कई तरह की टिप्पणियां आई थी, अब मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या? बिहार एनडीए गवर्नमेंट को मैं पुत्र मंडल के लिए शुभकामना देता हूँ। ये मंत्रिमंडल नहीं, पुत्र मंडल का विस्तार हुआ है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। आप सब देखें और पूरा बिहार आज जान गया, चाहे दीपक प्रकाश जी हों, निशांत कुमार जी हों, या नीतीश मिश्रा जी हों, या संतोष सुमन जी हों, ये सब किस बैकग्राउंड से आए हैं और कितने चुनाव लड़े हैं। नीतीश मिश्रा जी चलिए वो चुनाव जीत के आए, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे हैं, लेकिन ये लोग जो कौन सा चुनाव जीत के आए हैं और किस सदन के सदस्य हैं, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और जो लोग आरोप लगा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल पे परिवारवाद का, आज उनको आईना देखना चाहिए और तब उनको स्पष्ट हो जाएगा कि परिवारवाद तब क्या था, अब क्या है, और बिहार के लोगों को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, खासकर युवाओं को ये सोचने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी अपील करूंगा, सबसे ज़्यादा वोट इस प्रदेश में युवाओं का है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कितने इंडिपेंडेंट युवा, इंडिपेंडेंट जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो मंत्रिमंडल का शपथ लिए हैं। ये गौर करने वाली बात है। और जो युवा लिए भी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके फादर क्या है, ये आप लोग समझिए। इसीलिए मैंने कहा ये पुत्र मंडल है, मंत्रिमंडल है। चलिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी, बड़े दिनों से आप लोग परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी जो आरजेडी के हैं चंदन यादव जी, उन्होंने जो कहा, बात गलत तो नहीं है ना? सर्वप्रथम आपके चैनल को नमस्कार दर्शकों का। दूसरी बात, कभी इस आज मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को पार्टी की ओर से बधाई देता हूं। देखिए, परिवारवाद का आरोप हम पर वे लगा रहे हैं जिनका पार्टी ही परिवार है। लेकिन आप भी तो कर रहे हैं ना भाई। नहीं, मैं बता रहा हूं। पहली बात कि जितनों की चर्चा हुई है हमारे गठबंधन के लोग हैं। गठबंधन के सभी लोगों पे हम कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन परिवारवाद अगर नीतीश जी के पुत्र हैं तो जब तक नीतीश जी यहाँ थे तब तक निशांत कुमार को लाइमलाइट में नहीं थे, कोई जान भी नहीं रहा था, मिल भी नहीं रहे थे। नीतीश जी यहाँ की राजनीति छोड़ दिए हैं, अब वो जाके केंद्र में बैठे हैं और कुछ दिन में निश्चित रूप से रिटायर भी होंगे। यह तो तय है, चूँकि समय के साथ ऐसा होता है। उनके पुत्र आ गए, बाकी अन्य जो हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना है। सबों को चुनना हम लोगों के विशेषाधिकार में नहीं है। हमारे में ये है कि जैसे जो हमारे बगल में बैठे आरजेडी के बता रहे हैं चंदन जी, आप देखिए कांग्रेस को, आप देखिए आरजेडी को, पिता पुत्र पुत्री, बड़ा पुत्र छोटा पुत्र छोटी पुत्री, यही पार्टी है। लेकिन इसका मतलब कि आपकी पार्टी भी तो दबाव में आ गई ना? नीतीश कुमार को हटाने के बाद जो दबाव चल रहा था उस पॉलिटिक्स में तो आ गई भाजपा। नहीं, दबाव का क्या है, जो निशांत कुमार इंजीनियर है, अच्छी खासी उम्र है, राजनीतिक अनुभव है, तो अगर उनकी पार्टी लाना चाहती है तो इसमें हम लोग क्यों विरोध करें? हम लोग स्वागत ही करेंगे, कोई युवा आ रहे हैं तो। रही बात युवा की, तो हमारे तो मुख्यमंत्री ही लगभग युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं। राजनीति में 50 साल 40 साल का युवक युवा ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार से अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एक बात जो निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार भी पुत्र मोह की जाल में फंस चुके हैं, और जो नया मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता है कि ये सचमुच में जो है पुत्र की मंडली तैयार। जी, सबसे पहले तो नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शुभकामनाएं। बिहार का विकास करे, सब लोग मन से लगें, इसके लिए शुभकामनाएं उनको।
अभी जो भाजपा के साथी फिर राजद के साथी जो बता रहे थे, राजद के साथी खास करके चंदन यादव जी बताए हैं कि पुत्र मोह की सरकार, तो कहीं न कहीं उसमें दम है। पहले भाजपा वाले प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोग जो हैं वंशवाद की बात करते थे, आज उसी वंशवाद में एनडीए भी है, उससे कहीं अछूता नहीं है। तर्क चाहे जो दे दे, तर्क दे दे, जैसे हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं, जदयू को बचाने के लिए जदयू नीतीश जी चले जाएं, जदयू बचे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। पुत्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना छोड़ने से पहले पुत्र को स्थापित कर दिया, पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिए हैं। तो पुत्र को स्थापित करना हुआ, कारण जो भी हो, कारण राजनीति में कारण क्या होता है, पुत्र को स्थापित करने के लिए वो इधर हुए, जब अपना उम्र ढल गया, अब देखे जैसे आगे हम फिर क्या कर सकते हैं। गठबंधन की सरकारें चल रही है, लालू यादव जी के तरह तो ऐसा नहीं था जहां हम जाएंगे तो हमारे पुत्र ही होंगे, ये गठबंधन में चला रहे थे, तो गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिल करके अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित कर दिया है। वो भी उसी धारा पर चले हैं जिस तरह से लालू जी पर आरोप लग रहा है। क्या कहते हैं, सोनिया गांधी परिवार चाहे नेहरू परिवार पर जो आरोप लग रहा है, उससे वंचित एनडीए भी नहीं है। और रह गई बात अब मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को लेकर, तो जो वोट बैंक की राजनीति है, जो जातीय राजनीति है, उसमें समीकरण के हिसाब से सब लोग अपना अपना हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, उसी तरह से विस्तार किया गया है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की का सिलसिला हम आपकी तरफ से ही शुरू कर रहे हैं, सबके पास एक एक बार जाएंगे। और इसमें आप ये बताइए कि अभी अब जो है लोगों को बंटवारे की चिंता हो रही है कि क्या जो पुराना जिनका वो विभाग था, अब उसमें जो बदलाव है उसमें क्या क्या आपको लगता है कि बदलाव हो सकता है? देखिए, सीट बंटवारा जब नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कुछ पुराने लोग हटे हैं, कुछ नए लोग आए हैं, तो विभाग तो चेंज होना ही है। कुछ लोगों का रह भी सकता है, कुछ लोगों का चेंज होगा, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह सीएम के ऊपर है और गठबंधन के ऊपर। विजय सिन्हा के नाम पर जनता आक्रोशित होगी, इस नाम पर आपको क्या? देखिए, यहाँ जनता किसी नाम पर आक्रोशित नहीं होती है। जनता यह समझ चुकी है जो सिस्टम बन गया, उस सिस्टम के अंतर्गत ही हमको काम लेना है। जो यहाँ भ्रष्टाचार का सिस्टम पनप चुका है, और ख़ास करके जो हम लोग आरोप लगाते थे लालू जी की सरकार में, ठीक है, लालू जी की सरकार में भी भ्रष्टाचार था, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। उनके शासनकाल में भी भ्रष्टाचार था, लेकिन उनके शासनकाल में कोई एक साधारण कार्यकर्ता कोई काम करा लेते थे। लेकिन इसमें जो हम लोग सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसमें एक विधायक तक भी कोई सही काम नहीं करा पाते हैं। जो सिस्टम बन गया है, तो वो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, रहेगा, जो पनप गया है। तो इसलिए किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अमिताभ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार, ज़ीरो टॉलरेंस एक सिर्फ जुमला बन करके रह गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि ज़मीन पे वो परिस्थिति नहीं दिखाई देती है। कैसे मैनेज होगा ये सब? देखिए, इसके पूर्व के जो भी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार एनडीए की लगभग 20 वर्षों से है, और माननीय नीतीश कुमार का भी था भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। इसके लिए निगरानी उन्होंने स्थापित किया, और निगरानी ने सैकड़ों भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर डाला है, उस पर कार्रवाई हुई है, उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है। और हमारे जो अभी माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो आते के साथ ही उनका क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, और इसका थोड़ा सा आप लोगों को बुझा भी रहा होगा कि क्राइम पर क्या है। भ्रष्टाचार में मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नियंत्रण पे लाने के लिए जो जनता का भी सहयोग आवश्यक होता है। जब तक जनता पूर्ण सहयोग नहीं करेगी, भ्रष्टाचार पर पूर्ण अगर जनता को एक सर्टिफिकेट बनाना है, और जिस कर्मचारी से बनाना है, और उस व्यक्ति को हफ्ते भर के अंदर चाहिए, और वो कर्मचारी हफ्ते भर के अंदर बिना पैसे लिए काम नहीं करना चाह रहा है, तो जनता कैसे सही? जनता में बहुत ताकत होती है, चूँकि ये जनतंत्र है। अब अगर कोई 100 रुपये दे के सर्टिफिकेट जल्दी बनवाते हैं, मतलब है कि वो उस सिस्टम के आगे सरेंडर करते हैं। और अगर जनता की अपनी ताकत को जनता नहीं जानती है, चूँकि जनता सरकार बनाती है, सरकार तख्ता पलट करती है, तो उस जनता को अपने अंदर तो या कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा, एक संगठन ग्रुप बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित रूप से उठेगा, बढ़ेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि 100, 200 या 500 रुपये लेके सर्टिफिकेट बनाए। हम सरेंडर करते हैं
इसलिए कोई हमें तबाह करता है, प्रताड़ित करता है। जनता को निश्चित रूप से आगे आना होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार का अपना कोई दायित्व नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलेगी, साथ में जनता को भी सहयोग करना होगा और हमारे जैसे भी जो कार्यकर्ता हैं उनको इनमें आगे बढ़ के काम करना होगा कि जनता को सहयोग कर सकें। चंदन यादव जी, एनडीए की सरकार से अगर कोई भी गलती हो उस पर सवाल पूछें तो वो कहते हैं कि जो आरजेडी की सरकार थी उससे तो बेहतर है, क्या कहें? अफसोस इसी बात का है, खासकर बिहार के लिए। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी सवाल अगर पूछना हो तो आप लालू जी से पूछेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से पूछेंगे, ये अपना जवाब नहीं दे पाते। जीरो टॉलरेंस कितना सक्सेस? अच्छा, एक अफसोस होता है मुझे इस बात का, जीरो टॉलरेंस का अगर खासकर बिहार में अगर जीरो टॉलरेंस की बात होती है तो अफसोस होता है। अफसोस एक नहीं बार बार होता है। आप किसी भी एक दफ्तर को देख लीजिए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, जैसे वो थाना है, ब्लॉक है, जहाँ रोज़ पब्लिक की उपस्थिति है, एक भी ऐसा सेक्टर बता दीजिए, एक भी ऐसा ऑफिस में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जहाँ किसी भी भ्रष्टाचार के बिना किसी एक व्यक्ति का काम होता हो। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, भाजपा के नेता हैं, जो इस पे पब्लिक की को नज़र रखना चाहिए, या ये पब्लिक का दायित्व है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। एक बात बताइए, पब्लिक अपना सहयोग कहाँ कहाँ आपको देगी? क्या विधायिका से ऊपर कार्यपालिका हो गई? विधायिका में पावर तो आपको पब्लिक नहीं दिया है। आज एनडीए की सरकार बिहार में है तो ठीक है, पब्लिक ने आपको वोट किया है, आपकी सरकार बनाई है, तो आप उस सरकार के दम पे अपने कार्यपालिका पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। फिर भी आप जनता से पूछेंगे, जनता से सवाल करेंगे जी आपका दायित्व है, आप वहाँ पे सवाल खड़ा करिए, आप करप्शन नहीं होने दीजिए, आप किसी को घूस मत दीजिए। भाई देता क्यों है? कौन 1 रुपया किसी को कोई शौक से देता है क्या? एकदम प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स से अलग हटके। कोई भी व्यक्ति 1 रुपया अपने पॉकेट से निकाल के स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को देता है क्या? नहीं देता उसी को है जो बहुत लाचार हो, भिखारी हो, उसी को कोई आदमी 2, 4, 5 रुपये से मदद करता है। ऐसे अगर डोनेशन और खासकर करप्शन की जहाँ तक बात आती है तो मजबूरी बस देता है। जब 10 दिन ऑफिस का दफ्तर का चक्कर काटते काटते उसका चप्पल घिस जाता है, तब वो मजबूरी में अपने काम को सुचारू ढंग से संचालित कराने के लिए पैसा देता है, बैक डोर से देता है या फ्रंट डोर से दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस सरकार में अब फ्रंट डोर से भी पैसे लिए जा रहे हैं, दफ्तर बाई दफ्तर पैसे लिए जा रहे हैं। इस पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कौन सा जीरो टॉलरेंस है भाई? किस फील्ड में जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस ये लोग सिर्फ बात करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। बात क्राइम और करप्शन का करिएगा तो सिर्फ ये लेके जाएंगे इनकाउंटर तक। इनकाउंटर का ये आईना दिखाते हैं। भाई अगर इनकाउंटर ही आपको ये करना है, ठीक है, अपराधियों के साथ आप सख्ती से पेश आइए। एक सेकेंड, अगर इनकाउंटर ही करना है तो ये कोर्ट कचहरी ये क्यों खोले हुए? बंद करवा दीजिए आप। चलिए ये मुद्दा तो चलिए हम और भी इसके ऊपर बात करेंगे। मंत्रिमंडल की जहाँ तक बात हुई है, अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, विजय सिन्हा जिस तरह से काम कर रहे थे, अगर उनको भू राजस्व विभाग नहीं मिला तो क्या ये लिटमस टेस्ट होगा, प्रमाणित होगा एनडीए की सरकार के? निश्चित रूप से जो मुझे अंदाज़ा है कि वो उनको भूमि सुधार नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए कि अगर उनको भूमि सुधार देना होता तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीके अनिल थे उनको नहीं हटाया जाता, क्योंकि सीके अनिल भी जो कुछ आईएएस यहाँ बिहार में ईमानदार हैं उसमें सीके अनिल का भी और कड़े अफसर के रूप में उनका नाम है। और इसको पूरे बिहार ने देखा है कि विजय सिन्हा ने किस तरह से भ्रष्टाचार को जो भूमि सुधार विभाग में था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से उनको ये नहीं दिया जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चूँकि निशांत कुमार पर बहुत बात चली है। देखिए, निशांत कुमार को न केवल जेडीयू के बड़े बड़े जो नेता हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं वो चाहते थे कि वो आ जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार के अस्थायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी दबाव था नीतीश कुमार पर और दूसरे नेताओं पर कि निशांत को लाया जाए। निशांत के आने से और निशांत के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने से अब ये एक तरह से इस सरकार को अगले 5 वर्षों तक के लिए, जब तक उसका समय है, उसको मजबूती मिल गई है। राम बाबू सुमन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इतने सारे एक्सपर्ट्स की आपने बात सुनी, नेता जो हैं वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे उनकी भी बात सुनी। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार अगले 5 साल तक सक्सेसफुली भ्रष्टाचार मुक्त होकर के सब कुछ कर पाएगी? देखिए, सरकार तो 5 साल चलेगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है
तो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त कभी नहीं किया जा सकता, किसी कार्यकाल में नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, उस पर रोकथाम किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा। अमिताभ जी सही बोले हैं कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम भी जागरूक नहीं होंगे। दाखिल खारिज में विजय सिन्हा कैंप लगाकर बैठते थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से त्रस्त हैं जनता, फिर भी आप जनता पे ही आरोप लगाएंगे? नहीं, वो उनकी एक अच्छी पहल थी, जनता को जागरूक करने का अभियान था। उन्होंने पूरे बिहार के जनता को जागरूक किया कि आप अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी आगे आइए। और इसी तरह जो है हर विभाग के मंत्री को भी अपना अपना काम करना होगा ताकि उनके विभाग से भ्रष्टाचार दूर हो सके। सरकार बिल्कुल 5 साल चलेगी और अभी प्रधानमंत्री और सारे भाजपा के नेताओं का जो आगमन हुआ वह इसी बात का संदेश था कि सरकार को उनका भी, केंद्र सरकार का भी पूरी तरीके से समर्थन है। अमिताभ जी भाजपा के वरिष्ठ नेता कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हाँ इस ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा, इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो कृपया हाथ कोई ना उठाएंगे। ऐसा है कि ये बोल रहे थे कि हम लोग जनता को ऐसे कर रहे थे। सरकार अपना काम कर रही है और जनता को निश्चित रूप से जागरूक होना होगा, चूँकि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में चूँकि हम भी जनता ही हैं। कोई इस कुर्सी पर बैठ गया, कोई कर्मचारी किसी विभाग में जाता है और क्लर्क है, तो उसी जनता का ही पार्ट होता है। उस वक्त अगर भ्रष्ट आचरण करता है या उससे ऊपर के ऑफिसर करते हैं, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार का 0 टॉलरेंस है और रहेगा। साथ ही परिवारवाद पे इन्होंने जो बात की, तो मैं पुनः दोहराता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, बताइए किसके पिताजी क्या थे? ठीक है, चलिए ये तो वही है ठीक है। कि कांग्रेस का गांधी परिवार बिहार में आई है तो लालू के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। हम इस चर्चा को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा अभी मुख्य उद्देश्य था अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है बिहार में, इसके ऊपर चर्चा करने का। और इसमें एक ही इच्छा है जनता की कि कहीं ना कहीं इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि ठीक है जंगल राज से उभर करके आए, लेकिन अब हम अफसरशाही के जाल में आकर के कहीं ना कहीं फंस गए हैं। और उससे अभी स्थिति ये है कि जनता इस बारे में खुल के विद्रोह जता भी नहीं पाती है। अपेक्षा है कि अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, भाजपा के हाथ में कमान आई है, तो शायद वो इसके ऊपर अपना जो है वो कुछ लगाम कस सके। फिलहाल के लिए हमारे मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक के साथ साथ हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा। हमारा वेबसाइट है उसको भी आप फॉलो कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।